हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, अपन ने पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर ली। ठीक है, अपन ने मेटाबॉलिज्म और सब खत्म कर लिया। अब अपना लास्ट बच रहा है केमिस्ट्री, और उसके बाद बचेगा अपना इम्यूनो केमिस्ट्री। ठीक है, ये दो टॉपिक के अलावा अपनी पूरी बायोकेम कंप्लीट है। ठीक है, तो अब अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये शायद 24 बैच के लिए होगा। ठीक है, शायद 24 बैच के लिए होगा ये। ठीक है, 23 तो पास आउट हो गया, उनके लिए अपन ने ये दो टॉपिक छूट गए थे अपने। ठीक है, तो अब वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब ये चॉइस बैच के लिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो लिंक होती है, बट वो आगे अपन आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जैसे भी आप मेटाबॉलिज्म देखोगे, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, उसमें भी पूरी केमिस्ट्री एक तरह से मैंने कवर करी थी, इसलिए जब जाके दिक्कत नहीं आई थी 23 वालों को। ठीक है, बट अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। किस तरह से ओरिएंटेशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले ये अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइसोमर्स देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स देखेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट आता है ओसाजोन के ऊपर, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद डाइसेक्राइड्स देखेंगे, पॉलीसेक्राइड्स देखेंगे। उसमें होमोपॉलीसेक्राइड्स, होमोग्लाइकन्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो जीएजी इसके ऊपर आता है, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स देखेंगे, और बीच बीच में मिसलेनियस टॉपिक्स और क्लिनिकली को रिलेटेड तो अपन रहेंगे ही। ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपन केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स मतलब इसकी पुरानी डेफिनेशन जो थी वो क्या थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2ON, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n और ON। ठीक है, ब्रैकेट खोला है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, बट ये डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन है, ये अपन को एग्जाम में नहीं लिखनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे भी कंपाउंड्स है जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, एसेटिक एसिड हो गया। तो ये एसेटिक एसिड का फॉर्मूला जैसे सबको पता है क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, अगर इसको खोले तो C2H4O2। तो ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले के अंदर फिट हो रहा है, बट क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये फेल हो गया। उसके अलावा एक जो आपका होता है डीऑक्सीराइबोज, ये तो सबको पता है शुगर है, डीएनए की शुगर है। ठीक है, तो ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, बट ये इस फॉर्मूले में फिट ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये ओल्ड डेफिनेशन है। अब अपन नई डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड्स और कीटोन्स, और ऐसे कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, या फिर स्टैंडर्ड ये ऐसा लिखा हुआ है बुक में, विच यील्ड देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और कीटोन्स हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो उनका हाइड्रोलाइसिस के बाद एल्डेहाइड और कीटोन बनेंगे, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने डेफिनेशन की बात हो गई। अब अपन क्लासिफिकेशन से पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो फंक्शंस आप सबको बेसिकली पता है, नीट क्रॉस करके आए हैं सब जने। ठीक है, यहाँ पे तो फंक्शंस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अपनी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्योंकि आपने मेटाबॉलिज्म अभी नहीं देखा हो या किसी ने देख लिया हो, कोई बाद में देख रहा हो, तो ब्रेन सेल्स और आरबीसीज जो होती है ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स पे एज एनर्जी सोर्स। ठीक है, जो भी अपनी ब्रेन की सेल्स है और आरबीसीज है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स पे। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होती है कार्बोहाइड्रेट से, वो आप सब नीट का जो फेमस MCQ है वो अपन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया। उसके अलावा दूसरा भी यही नीट में पढ़ के आए हो, स्टोरेज फॉर्म। अपने बॉडी में स्टोरेज फॉर्म क्या है, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है अपनी बॉडी के अंदर, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने अंदर तो होता है, सबको पता है, ग्लाइकोजन अपने अंदर। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म में मैंने एक और बात बताई थी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए पूरा पाथवे समझ आना चाहिए, वो अपन ने अच्छे से मेटाबॉलिज्म में डिस्कस किया। अभी अगर जिसको नहीं पता है तो वो याद कर ले। ठीक है,
टॉर्च के कारण ये लाइट के कारण मच्छर आ रहा है कागज़ पे, उस पर ध्यान नहीं दे, अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबने सेल मेम्ब्रेन का सिंगर निकोल्सन का मॉडल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सेल मेम्ब्रेन पे जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन के अंदर हो गया। तो ये बेसिक फंक्शन इतना बहुत आइडिया अगर कोई वाइवा में पूछ ले तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन सब इनकी इंपॉर्टेंस है, फंक्शंस है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगर अपन बात करें, अब नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगर अपन इसका नोमेनक्लेचर करें तो कैसे होगा, अगर एक तो होते हैं मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो मोनो मतलब वन, और सेक्राइड्स वर्ड अपन शुगर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स का क्या मतलब है कि ओनली वन पोटेंशियल शुगर इज़ प्रेजेंट, ओनली वन पोटेंशियल शुगर, मतलब पोटेंशियल तो छोड़ो, एक ही शुगर प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ठीक है। अभी अपन में डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड अपन पढ़ेंगे, तो वो क्या होती है कि बहुत सारी शुगर होती है, जैसे ये एक शुगर है, एक शुगर है, एक शुगर है, तो इनको तोड़ के ये अलग अलग शुगर बन सकती है, बट इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, ठीक है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके मोनोसेक्राइड्स। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, सब पढ़ के आए हो, ये बहुत बेसिक यूनिट है और बहुत फालतू यूनिट भी मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो अभी आपके सेमेस्टर होंगे उसके अंदर ज़रूर आएंगे, बट यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अपन ने दे रखी है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आते हैं, वो अपन सब कवर तो करेंगे, ठीक है। डाइसेक्राइड्स क्या होती है, इसमें दो मोनोसेक्राइड्स जो होती है वो कंबाइन हो जाती है, ठीक है। दो मोनोसेक्राइड कंबाइन होती है, और ग्लूकोज, आपने सबने पढ़ा है कि शुगर के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो दो मोनोसेक्राइड कंबाइन होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर का रिमूवल होता है, और क्या बन जाता है, डाइसेक्राइड बन जाता है, ठीक है। डाइसेक्राइड बन जाता है, जैसे कि सुक्रोज हो गया आपका, लैक्टोज हो गया, ठीक है। तो ये सब है, तो मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड, ठीक है। इसी तरह से अब ट्राइसेक्राइड क्या होगी, जिसमें 3 शुगर होगी, टेट्रासेक्राइड क्या होगी, जिसमें 4 शुगर होगी। तो इसलिए अपन इतना आगे नहीं बढ़ते हैं और इनको एक अलग नाम दे देते हैं, ट्राई टेट्रा नहीं बोल के एक ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड क्या होती है, ओलिगोसेक्राइड ये होती है कि जिसमें 3 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स हो, ठीक है। मोनो में 1, डाइसेक्राइड में 2, फिर 3 से अपन ट्राई टेट्रा तो कहते हैं, बट ओलिगोसेक्राइड एक कंबाइंड टर्म है, 3 से लेकर 10 शुगर यूनिट्स है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो रेफिनोज, ठीक है। तो ये हो गया। अब ओलिगोसेक्राइड अपन ने 10 तक बोला, तो पॉलीसेक्राइड किसको बोलेंगे, ठीक है। ये वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जो होता है उसमें क्या होती है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स आर कंबाइंड, ठीक है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स आर कंबाइंड। अब ये भी दो टाइप के होता है, एक तो होता है होमोपॉलीसेक्राइड और एक होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब ये भी जिसको इंग्लिश आती है, बस कुछ नहीं है, होमो हेट्रो में ये अपन ने, मैंने आपको ओरिएंटेशन दिया ना, अपन भी उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले अपन मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे, फिर डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे, फिर पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो होमोपॉलीसेक्राइड में ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूनिट होती है, समझ आया। कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो ग्लूकोज है तो ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर 10 बार तक ग्लूकोज जुड़ जाए चेन में तो वो होमोपॉलीसेक्राइड है। अब मान लो किसी में ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, लैक्टोज भी है, सुक्रोज भी है, तो अलग अलग टाइप की मोनोसेक्राइड जुड़ रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इंट्रोडक्शन में हाँ, एक अपन कहते हैं कि शुगर्स में अपन ने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कहलाती है एल्डोसिस, और जिनमें कीटोन ग्रुप होता है वो कहलाती है कीटोसिस, ठीक है। ये एल्डिहाइड कीटोन तो पता है ना, सब केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, RC≡OH, ठीक है। और कीटोन क्या होता है, जिसके दोनों तरफ कोई भी कार्बन की चेन है, जैसे R1 R2, ठीक है। तो ये कीटोन होता है और ये एल्डिहाइड होता है, ये तो सबको पता है, वैसे मैं बता के बेवकूफ़ बन रहा हूँ ना ठीक है। अब अपन एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कितने कार्बन एटम्स हैं, और उनके एग्जांपल बहुत वाइडली पूछते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स का, ठीक है।
तो अगर मान लो कि किसी में 3 कार्बन एटम है, किसी में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो 3 वाले को बोलते हैं अपन शुगर को ट्रायोस, 4 वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 वाले को हेक्सोस और 7 वाले को बोलते हैं अपन हेप्टोस। ठीक है, तो अब इनके एग्जांपल्स पूछते हैं वाइवा में और एमसीक्यू आते हैं बहुत वाइडली। ठीक है, तो अपन इसको भी ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी एल्डिहाइड शुगर है और कौन सी कीटोन शुगर है। ठीक है, कीटोसिस कौन सी कीटोन शुगर है, कौन सी शुगर में कीटोन ग्रुप है। तो 3 वाले में सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने अगर मेटाबॉलिज्म पढ़ के फिर देखने आए हो तो आपको ये चीज़ देखोगे ही नहीं, आप आगे बढ़ा दोगे। ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, कहाँ पे पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरल्डिहाइड, और इसका कीटोन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, सबको पता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, अपन ने अच्छे से पढ़ा है, तो ये वो हो गया। ठीक है, टेट्रोस की बात करें तो एग्जांपल याद, एक एक एग्जांपल सबके याद होने चाहिए। एरिथ्रोस, और कीटोस की बात करें तो एरिथ्रोलोस। अब 5 वाली की अपन बात करें तो सबको पता है राइबोस और जाइलुलोस, 2 एग्जाम्पल याद कर लो इसमें। ठीक है, और कीटोन शुगर में राइबुलोस और जाइलुलोस। अब 6 वाली तो बताना ही बेवकूफ़ी है। ठीक है, सबको बचपन से पता है कि ग्लूकोज होती है, गैलेक्टोज होती है और मेनोज। ठीक है, और 6 वाली में ये कीटोज वाली में ये क्वेश्चन आता है, 6 कार्बन का कीटोज शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज। ठीक है, हेप्टोज की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोहेप्टोस, और कीटोज की अगर मैं बात करूँ 7 कार्बन का तो सीडोहेप्ट्यूलोस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, सीडोहेप्ट्यूलोस। ठीक है, तो ये वीडियो अपन 31 ख़त्म करेंगे अपन। ठीक है, अपन ने क्या देखा इस वीडियो में, वापस से एक बार ब्रीफली आइडिया ले लेते हैं, फटाफट से समरी। डेफिनेशन देखी, अपन ने बोला कि पुराना अपन बोलते थे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, नाम से ही हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बट लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो भी इस फॉर्मूले में फिट हो गए। डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो भी इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रही, इसलिए फिर नई डेफिनेशन आई, सिंपल सी डेफिनेशन आई कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर ऐसे कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फिर फंक्शंस की बात करी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अपने अंदर ग्लाइकोजन है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म से समझ आता है, और ये सबको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स है वो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया तो बिल्कुल क्या क्लासिफिकेशन, तो क्या किया बनने की, एक शुगर प्रेजेंट है तो मोनोसेक्राइड, 2 है तो डाइसेक्राइड। अब ये एमसीक्यू आ सकता है, कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, एक H2O रिमूव होता है हाइड्रोलिसिस, सबको पता है। अब ट्राई टेट्रा की जगह अपन ने ओलिगोसेक्राइड बोल दिया, जिसमें 3 से 10 शुगर यूनिट हो, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स है तो पॉलीसेक्राइड्स। पॉली को भी अपन ने 2 में बांट दिया, होमोपोली हेट्रोपोली। होमोपोलीसेक्राइड को होमोग्लाइकन्स भी कहते हैं, हेट्रोपोलीसेक्राइड को हेट्रोग्लाइकन्स भी कहते हैं। ठीक है, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें एक ही टाइप की मोनोसेक्राइड है, इसमें डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स है। ठीक है, फिर शुगर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डोसिस, कीटोन ग्रुप होता है वो कीटोसिस। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर मोनोसेक्राइड्स को और बांट दिया कि 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ठीक है, एक एक एल्डिहाइड के एक एक कीटोन्स के एग्जांपल याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपन क्या करेंगे अगली वीडियो में, ये आपको सबको पता होना चाहिए, और साथ साथ में लाइन वाइज देखनी वीडियो। ठीक है, तो अपन ने इंट्रो देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, फंक्शंस देख लिया, अब अपन आइसोमर्स करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स, ये सब पूछते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़, ऐसे ऐसे अपन चलेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने यूनिट स्टार्ट होती है जब अपन एक ओरिएंटेशन दे देते हैं कि किस हिसाब से अपन इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।